ग्राम पंचायत भारजा स्थित श्रीमती रेणु देवेंद्र मोदी आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज प्रजापति से आरपीडी न्यूज संपादक बिरबल कड़वा ने बातचीत की व विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। प्रधानाचार्य पंकज जी प्रजापति ने बताया कि हम विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा, राष्ट्र निर्माण के प्रति बच्चों में भावना जागृत करना, माता पिता की आज्ञा का पालन, बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित करना हमारी जिम्मेदारी रहती है। आइए सुनते हैं शिक्षा के प्रति प्रधानाचार्य पंकज जी प्रजापति के विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भारजा के श्रीमती रेणु देवेंद्र मोदी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक भारजा के जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने इस विद्यालय पर भरोसा किया और कहीं न कहीं इस क्षेत्र के अंदर इस विद्यालय का नाम अग्रणीय रहा है। तो हमने सोचा कि अब की बार प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे भी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय चल रहा है, रिजल्ट किस प्रकार से है, किस प्रकार से यहाँ की जो स्थिति है, करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज कुमार जी, अपने पास में ही गांव है रोइडा जी जी, वहाँ से बिलोंग्स करता हूँ। 13 किलोमीटर की यात्रा करके इस भारजा गांव में आता हूँ और अपने भैया बहनों से रूबरू होकर के विद्या मंदिर की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। बिल्कुल। अगर बात करें सर, इस क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं आदर्श जो आपके विद्यालय है विद्या मंदिर, उसका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहता है, विशेष तौर से शिक्षण को लेकर, खेलकूद को लेकर। किस प्रकार से जो ये जो आधार आप तैयार कर रहे हैं बच्चों के, आज के जो विद्यालय अपने देखते हैं अदर विद्यालय जैसे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की चपेट में हैं, बच्चे कहीं न कहीं शिक्षण गतिविधियों से दूर रहते हैं। आप जो एक नियम कायम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विद्यालय चलाते हैं? अपना ये मेन मकसद ये रहता है कि एक भैया बहन है वो माता पिता से और देश से जुड़ा रहे। जी जी, इसके लिए हम छोटे से छोटे प्रयत्न करते हैं। जी जी, अभी पश्चिमी संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि धीरे धीरे बालक है ना जो माता पिता से, धरती माँ से, देश से कटता जा रहा है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विलुप्त होता है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है तब उस ग्रोथ के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता। हमारा ये फोकस रहता है कि भारत माता का बच्चा भारत से जुड़ा रहे और माता पिता से जुड़ा रहे। इसके लिए छोटे से छोटे प्रावधान करते हैं। सुबह प्रातःकाल उठ करके हमने भैया बहनों के लिए 6 एक नियम बनाए हैं। वो 6 नियम ये है कि प्रातःकाल वंदन के समय जैसे उठता है तो धरती माता को प्रणाम करे और क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार के 2 श्लोका का वो वाचन करे और फिर धरती माता को प्रणाम करते हुए बाहर आवे। फिर स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के फिर जैसे ही वो किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी जा रहा है उसमें अपने बड़ों से, माता पिता, जो गुरुजन जितने भी है उनको वो प्रणाम करे। जैसे अपने विद्या मंदिर में देखा जाए तो प्रातःकाल जैसे ही वो आता है गुरुजनों को प्रणाम करके आता है और यहाँ आने के बाद जैसे अपना मुख्य द्वार होता है उस पर गेट पर वो प्रणाम करता है। बस्ता रखने के बाद सभी भैया जी को प्रणाम करता है और ये अपनी परंपरा बनी हुई है।
तीसरी बात है कि जब वो आता है तो रात को संध्या वंदन होता है, शाम को संध्या वंदन होता है, वो पूरे परिवार के साथ वो संध्या वंदन करे। इससे क्या है, आध्यात्मिकता के उसके साथ में जुड़ाव रहे। पांचवी बात आती है कि उसका स्वयं का अध्ययन भी चाहिए। होमवर्क करने के बाद यहाँ होता है कि होमवर्क हो गया और वो पढ़ाई हो गई, तो अपन यहाँ कहते हैं कि बालक जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसका आधा, अगर वो 8वीं में पढ़ रहा है तो उसको 4 घंटे खुद का स्वाध्याय करना ही करना है। अगर अधिक करता है तो द बेस्ट, न्यूनतम उसको उस कक्षा का आधा भाग है उसको उतने घंटे तक सेल्फ स्टडी करनी ही है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण भाग होता है कि देश समाज से वो कैसे जुड़ा रहे, तो हम ये कहते हैं कि आप जो भी प्रयोग करो उसमें हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट होगा ना, वो लेना अनिवार्य है, उसका उपयोग करिए ताकि अपना पैसा अपने देश को बनाने में ही लगा रहे। तो इस प्रकार की 5-6 एक्टिविटीज़ है, हम ये काम उसको देखते हैं और ये बालक में हम हर 15 दिन के अंदर उसका भरण पोषण करते हैं और यहाँ तक करते हैं कि जब तक उसके अंदर फीड नहीं होता तब तक ये प्रयास हमारा जारी रहता है। ये तो होगी अपने देश समाज के संबंधित है। दूसरा अपनी पढ़ाई से संबंधित आपने पूछा, पढ़ाई में हम ये करते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं जिसमें वो हिंदी को टच में लेकर, अंग्रेजी को टच में लेकर, कुछ गणित को लेकर के वो थोड़े शंका में रहता है, तो हम उनकी एक्स्ट्रा लगा करके छोटे से छोटे रूप में भी उनको तैयार करते हैं। आज 8वीं के अंदर आने वाले भैया को हिंदी पढ़ना नहीं आता, इस प्रकार की अपनी व्यवस्था रहती है, तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास प्रातःकाल भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, ताकि उसके अंदर एक दिन का अगर 2 वर्ड भी अगर उसको उपयोग करे तो वो महीने के अंदर 60 वर्ड का उपयोग कवर कर सकता है। तो ये छोटी सी गणित हम लेकर उस बालक का विकास करते हैं। उसके अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती है, मान लीजिए बालक यहाँ पर आया और कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई पढ़ाई कर सकता है, किसी खेल में है, तो वो हमारे पास वो डायरेक्ट नहीं आता, हो सकता है वो घबराता है, तो हम अपना प्रकल्प बालक के अंदर जो शक्तियाँ है उसको कैसे निखारें, तो हम उसको अभिभावक संपर्क रूप में उसके पिता के पास जाते हैं, माताजी के पास जाते हैं। तो यहाँ वो अगर झिझकता है और वहाँ जाकर वो किस प्रकार की क्रियाविधि करता है, तो वो माता पिता हमको बताते हैं कि ये पढ़ाई में वैसे थोड़ा कमज़ोर रहता है लेकिन चित्रकारी में बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ उसको वो प्लेटफॉर्म देते हैं चित्रकारिता के, बच्चा चाहता है, वो चाहता है उसके अंदर फील्ड आगे बढ़े और उसके माध्यम से हम उसको स्टडी में जोड़ते हैं ताकि वो तो फर्म जुड़े रहे, उसके साथ में को रिलेशन करते वो बालक है वो पढ़ाई के अंदर भी गति करे। तो ये प्रक्रिया हम अभिभावक संपर्क से, और ये हमारा सतत रहता है। अभी स्थिति ऐसी आ रही है कि सर मोबाइल का वर्जन सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ से छूटने के बाद वो सीधे मोबाइल रहता है, माता पिता से मोबाइल लिया। हम यहाँ तक कहते हैं कि माता पिता तो देना नहीं है, अगर मान लो देता भी है तो हम उसको फ्लैट लेते हैं कि घंटे के लिए आप ले लो, उस घंटे में। बिल्कुल, आजकल जो सबसे बड़ी एक मानसिक विकृति मानो मोबाइल सबसे बड़ी दिक्कत आ रही, वो यही है सर। और इसमें हम पेरेंट्स का भी लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बालक को कितना भी फेस करे, लेकिन एक पेरेंट्स होता है जो बालक के फेथ में आ जाता है, इसलिए वो देते भी है, लेकिन उसका कंटेंट कैसा आ रहा है, किस प्रकार से कंटेंट आ रहा है, तो वो तो एक माता पिता को भी सोचना पड़ेगा और हमारे को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए हम उसको सिलेक्टेड विषय में देते हैं कि आप देखिए, लेकिन ये प्रक्रिया देखिए। कुछ हमें ऐसी बात है कि ऑनलाइन अगर वो बालक करता भी है तो हम यहाँ से सब्जेक्ट मार्किंग के कुछ प्रश्न उत्तर भेजते हैं। होमवर्क जो दिया गया, होमवर्क का अपन स्क्रीनशॉट भेजते हैं ताकि उसको पिता को लगे कि आज का वर्क ये दिया गया है, वो पिता उस चेक कर सके, देख सके। समय पे बैठक या अभिभावक उनकी बैठक वगैरह का आयोजित, बिल्कुल हम अभिभावक संपर्क भी करते हैं, बैठक भी रहते हैं। हमारा मैक्सिमम समय रहता है कि माता पिता जो कामकाजी है वो प्रॉपर समय नहीं दे पाते, तो हमारा सतत अभिभावक संपर्क रहता है। हम खुद जा कर के उनके बालक का जो अवलोकन करते हैं और फिर हमारे यहाँ 3, 4, 5 कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं और उसी समय हम 1 घंटे की गोष्ठी रखते हैं। उसमें वो बता देते हैं कि भैया जी हमारे बालक में ये विशेषता थी इसमें, और इसमें ये शुद्ध करना है, ये इस प्रकार की व्यवस्था करनी है, तो हम उसको नोट डाउन करते हैं और फिर हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा अध्ययन करते हैं। सर आज के समय में अगर हम देखना जाएँ, अगर अपने यहाँ की जो स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र की बात अलग है, ज़्यादातर लोग क्या है कि इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो इंग्लिश मीडियम पढ़े, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये समय की डिमांड तो मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वैसा हम उस अंधाधुंध के अंदर बैठे हुए हैं। अंग्रेजी जरूरी है लेकिन भाषा की दृष्टि से जरूरी है, संस्कार की दृष्टि से नहीं है। क्या ये जाता है कि आज भी अपन देखा जाए कि अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने वाला भैया जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो उसकी मानसिकता अंग्रेजियत जैसी आ जाती है। वो पेरेंट्स को किस लेवल में देखता है, अपने फ्रेंड को किस लेवल में देखता है, वो लेवल उसका क्या हो जाता है, उस सभ्यता की तरफ बढ़ जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति का है। हम भी हिंदी पढ़े हुए हैं, हम सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजी पढ़ाते हैं और माता पिता का भी ध्यान रखते हैं, उनसे संस्कार के पक्ष में भी है और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर वो विकृति लगभग नहीं के बराबर है और यही अपन भाव यहाँ पे जगाना चाहते हैं कि अपना 3 मीडियम है, अपन हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और संस्कृत का भी यहाँ पर अपन को पढ़ाई करवाते हैं। 3 भाषाओं का अपन ज्ञान करवाते हैं और तीनों भाषाओं में भाषा तक ही सीमित रहे
हम बोल चाल में कोई टेंशन नहीं है, जी। लेकिन उसका जो प्रकटीकरण अगर सभ्यता के रूप में आया तो धीरे धीरे भारत माता से वो बालक धीरे धीरे कटता हुआ जाएगा। इसलिए आज जो भी पढ़ने वाला होगा ना, उसका मानसिकता ये रहती है कि मैं पढ़ाई लिख करके सिर्फ नौकरी करूँ। बिल्कुल ये कोई नहीं करता कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि टीचर के अंदर इतनी सारी व्यवस्था आती है कि वो बालक उस समाज को सुधारने के लिए भी प्रेरक रूप में काम करेगा। लेकिन वो ये चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके विदेश जाऊं और विदेश जाकर के वो योग्यता निर्धारित करेगा। तो फिर देश समाज की संस्था है वो धीरे धीरे माता पिता यहाँ रहते हैं और वो सीधा विदेश जाएगा। अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मेरा बेटा इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश उसको आनी चाहिए, बोल चले तो वो अपने आप को गर्वमान महसूस करते हैं। हाँ, यही बात है। उनके थिंकिंग में ये रहता है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला द बेस्ट माना जाता है और उसी के वो फॉलोअप होता है। लेकिन जब उसको अंतिम चरण में देखा जाता है तो माता पिता है ना, वो संस्कार सबसे पहले अनिवार्य। भाषा आप कोई भी दीजिए, लेकिन उस भाषा के साथ में संस्कार पक्ष है ना, वो मजबूत होगा ना, तो चाहे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है वो माता पिता की सेवा करेगा, हिंदी में पढ़ा लिखा भी करेगा। तो दोनों के अंदर सिर्फ भाषा का फर्क रहता है, लेकिन जब वो अंग्रेजियत संस्कार उसमें आ जाते हैं ना, तब वो माता पिता को छोड़ करके किसी स्थान पर जाने का काम करता है। आज के समय में बच्चे माइंडली रूप से अगर कहें तो बिल्कुल डल हो चुके हैं। हालात ये है कि बस्ते का बोझ ओनली फॉर पढ़ाई पे विद्यालयों के अंदर भी इतनी माथापची कहें या कि वर्कलोड इतना दे दिया जाता है कि बच्चा गुमसुम रहता है। जो भाव जो होने चाहिए, बचपना जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसके लिए अपने विद्यालय के माध्यम से कोई विशेष प्रयास? हमारे विद्यालय में ये कहा गया है कि ऐसा 6 विषय रहते हैं। उन 6 विषयों के साथ में बालक पूरी पढ़ाई के साथ में बोझ महसूस करता है। तो हमने क्या किया, अपने कोर्स को थोड़ा सा कम कर दिया। जो 5-10 प्रश्न होते थे हमने उसको शॉर्ट कर दिया। दूसरा, हमारे इसके ये तो अनिवार्य 6 विषय वो देने ही देने हैं, ऐसा कहा जाता है, नहीं तो नहीं देने तो सामने वाले को रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा। इस प्रकार की व्यवस्थापन मानसिकता जो बनी रहती है कि वैसे अब आप हिंदी नहीं पढ़ाते तो आज उसमें गृह कार्य कम रह गया। माता पिता ये चाहता है कि 6 के 6 दिन वर्किंग करे बच्चा। तो हमने इसके साथ में 5 ऐसे विषय जोड़ के रखे हैं जो बालक के उस व्यवस्था के साथ में थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी उसको सही करे, क्योंकि उसको पढ़ाई संबंधित नहीं, संगीत शिक्षा भी साथ में जोड़ रखी है, शारीरिक शिक्षा भी साथ में जोड़ती है, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी जोड़ रखी है, और फिर संस्कृत शिक्षा भी इसमें जोड़ रखी है। तो ऐसे हमारे 4-5 प्रकार के योग शिक्षा भी है। तो माइंड योग शिक्षा अपन प्रातःकाल से जैसे अपनी वंदना होती है उसमें संगीत का पूरा प्रावधान है। प्रातःकाल से पहले शारीरिक कर्म रहता है, तो हम 10 मिनट का अनिवार्य शारीरिक करते हैं जो मानव को रूप में होता है। सोम मंगल बुधवार को शारीरिक कार्यक्रम है, गुरु शुक्र शनिवार को हम योग दिवस करते रूप में। तो 3 दिन का योग है, तो मेडिटेशन प्राणायाम इस तरह करते हैं, तो उनका जो चित्त रहता है ना वो एकदम शांत रहता है। तो इस प्रकार की इन क्रियाकलापों को भी इस विषय के अंदर हमने जोड़ दिया है, ताकि बालक वो सिर्फ पढ़ाई को केंद्रित नहीं मान करके उसके अंदर भी थोड़ा सा रहे। और हम भी यही चाहते हैं कि बालक में जितना बचता कम हो उतना सही रहता है, क्योंकि समय की डिमांड के हिसाब से और जो सरकारी कोर्स है वो ये कहता है कि 6 विषय तो 6 विषय अनिवार्य रूप से प्रतिदिन पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर 2 विषय पढ़ा दिया, 2 विषय चूक गए तो उस बालक को रिमाइंड करने में, उसको करने में थोड़ी सी वापस परेशानी। सर कहीं कहीं जो अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें या शहरी, आजकल ठीक है जो प्राइवेट विद्यालय है या उनकी तरफ लगाव भी है, कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय उनकी तरफ रुझान कम होता जा रहा है। प्लस में क्या है कि जो ठीक है प्राइवेट विद्यालय है, निजी विद्यालय है, उनकी जो फीस है बहुत हाई लेवल पे है। तो आपके जो विद्यालय है वर्तमान में, इसके अंदर क्या निर्धन जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई सुविधा दी गई? अपने यहाँ पर सरकारी कोटे के हिसाब से जो 25% जो RT है वो तो सब जगह पर लागू है। अपने यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हम फीस इतनी न्यून लेते हैं कि आम व्यक्ति भी उसको पढ़ा सकता है। हमारे यहाँ पर कम से कम 30 से 40% ऐसे हैं जो भील मीना ग्रास्य जो है उनके बालक आते हैं, जिनके पिताजी सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं मजदूरी का, और वो पूरी ईमानदारी से पूरी फीस भी भरते हैं। उनको ये कहते हैं कि भैया जी मेरा बच्चा है, मैं फ़ीस पूरी भरूंगा, कोई हेडक नहीं है किस प्रकार से। फिर हमारे समिति द्वारा भी ऐसे कहा गया कि कुछ ऐसे बालक है, 10-15 बालक है जिनको लगता है कि हाँ इसके माता पिता आवश्यकता से कम है, तो समिति के द्वारा भी उनका भरण पोषण किया जाता है। तो ऐसे 5 बालक अगले साल भी थे जिन्होंने हमारे समिति के डोनेटर थे पिंकेश भाई, उन्होंने उसको भोजन के रूप में और उसकी फ़ीस के रूप में हमारे को दिया था। हम 5 बालकों का ये करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिनका अपन फीस है वो किसी डोनेटर के द्वारा भी उसको सबमिट
करते हैं। तो वर्तमान में किसी अपने विद्यालय को ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ डोनेशन मिल रहा है केतानु ग्रुप के माध्यम से, उसके बारे में कुछ? हाँ सर, ये अपना सामाजिक ग्रुप है और पूरे विद्यालय हैं वो डोनेट के द्वारा चलते हैं, समाज का विद्यालय है। तो जो भी व्यक्ति आता है उनको लगता है कि बालक के हित के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, लाखों रुपए तक दान कर सकता है। ये जो विद्या मंदिर बना हुआ है वो पहले डोनेट के द्वारा, ये ज़मीन भी डोनेट के द्वारा श्री पिंकेश भाई के द्वारा डोनेट की गई है। उनका भी भाग्य अच्छा था कि उनके बनने के बाद यहाँ के जो समाजधारी लोग हैं, जो सेवाधारी लोग हैं, उन्होंने भी 5 कमरे तुरंत बोल दिए और 5 कमरों का निर्माण भी करवा दिया। ऐसे ही फिर हमारे कंपनी के द्वारा बातचीत हुई तो कंपनी ने भी कह दिया कि चलो सेवा का में देना है, तो उन्होंने भी 10 कमरों का आवंटन कर दिया। तो इस प्रकार से ये 17 कमरे सुविधा युक्त बने हैं, वो समाज के डोनेट के द्वारा ही निर्माण हुए। और फिर कंपनी के द्वारा बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये मैं विद्यालय गोद ले सकता हूँ, इससे बारे में जो भी छोटी मोटी जो व्यवस्था है मैं उनको आप बता सकते हैं। तो खेतान ग्रुप के द्वारा है वो इस विद्यालय को एक डोनेशन के रूप में ये मान लीजिए उपलब्धि है कि उन्होंने इस विद्या मंदिर को भारजा को चुना और उसके लिए उन्होंने कहा कि बालक के हित के लिए जो भी करना पड़े वो आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग और धन, मन तन धन से जो भी देना चाहेंगे वो उसके लिए समर्पित हो गए हैं। तो उन्होंने बहुत सारी डोनेटर भी है, उन्होंने 30 लाख के लिए पहले भी योजना की थी, वो आ चुके हैं। ये जो व्यवस्था हुई इस 30 लाख से आगे आने वाली किस्तों में हर साल वो 30-30 लाख के रुपए का रूप में उनको पैकेज देने वाले भी है, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है और बातचीत वो कंप्लीट कर रहे हैं सर। भारजा की जनता के जो जनता है उनके लिए 2 शब्द अभिभावक के उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ वैसा ये तो बहुत ज़रूरी रह गया कि विद्या मंदिर अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम बालक को देश प्रेम और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं, माता पिता धरती से जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, तो ये एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो बालक में संस्कार निर्माण कर सकता है, बालक को बालक बना करके रखेगा, पिता को पिता ही कहेगा, माता को माता ही कहेगा, वो उसके ऊपर हावी नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि बेटा बेटा बनकर ही माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश के समाज की रक्षा कर सके, एक सफल नागरिक है वो हम इस विद्या मंदिर के द्वारा ही हो सकता है, अन्य विद्या मंदिरों के द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे विद्या मंदिरों में बालक का प्रवेश कराएं और यहाँ पर ही उनको अध्ययन करवाएं। उसके बाद जब उसकी फाउंडेशन निर्मित हो जाती है कंप्लीट, वो देश प्रेम के रूप में अपने माता पिता का पितृभक्त बनकर रह सकता है। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाएगा वो आपका बेटा बनकर ही रहेगा, उसके बाद उसमें कोई विकार आने की संभावना नहीं रहेगी। ये हम यहाँ से गारंटी लेकर रहते हैं। बिल्कुल, हमने भी आपके अपने विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर जो विद्यालय है इसका वास्तव में निरीक्षण किया, बहुत ही शांत लगा। और वास्तव में जो एजुकेशन को विद्यालय होना चाहिए शांत वातावरण, वो हमें कहीं न कहीं देखने को मिला है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात श्रीमती रेणु देवेंद्र आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भारजा, जिनके प्रधानाचार्य जिनसे हमने आपको इंटरव्यू के माध्यम से कहीं न कहीं संजोने का प्रयास किया। आप जितने भी साथी हैं कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है विद्यालय के प्रति वो आप जरूर जाहिर करें कि इसमें और क्या सुविधाएं होने चाहिए। धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है साहब।